हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नई कविता, जो कि जिसका प्रारंभ 1954 से माना जाता है। तो आधुनिक काल के अब तक जितने भी उपभाग हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगति और प्रयोगवाद, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। और प्रयोगवाद के बाद अगला जो आधुनिक काल को विभाजित किया गया है, वो काल है नई कविता। तो नई कविता का प्रारंभ जो है 1954 से माना जाता है। और प्रयोगवाद के जितने भी कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, वो सारी मैं डाल चुकी हूँ। अन्य कई बुक्स में आप देखेंगे तो प्रयोगवाद के जो कवि हैं वो आपको नई कविता के अंदर भी दिखाए हुए मिलेंगे, क्योंकि प्रयोगवाद का जो काल था उसमें 4 सप्तक थे: 1943, 1951 और 1959 और 1989। तो ये इसकी समय सीमा जो है बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि नई कविता की जो शुरुआत है 1954 में ही शुरू हो गई थी। तो यहाँ के बाद इस सप्तक के बाद जो कवि आते हैं, या इस सप्तक के बाद भी जो कवि हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी रचनाएं शामिल की जिनको प्रवृत्ति के दृष्टिकोण से उन कवियों को हम नई कविता में भी शामिल कर लेते हैं। उनकी कुछ कविताएं ऐसी हैं जिसके कारण वो नवी नई कविता में के युग में भी अपना स्थान पाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले जो प्रयोगवाद के जितने भी मैंने कवि करवाए थे, प्रयोगवाद वाले तार सप्तक के कवि और उनकी रचनाएं करवाई थी, तो लगभग वही हमारे नई कविता के कवि हैं। इसे हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ एक रचनाएं ऐसी हैं जो हमने प्रयोगवाद में नहीं पढ़ी थी, वो पूर्णतः नई कविता की हैं। और वो कवि भी पूर्णतः नई कविता के ही कवि हैं, वो उसमें नहीं थे प्रयोगवाद में। तो उनको आज हम जरूर पढ़ेंगे। तो नई कविता का शुभारंभ कब से हुआ? तो 1954 ईस्वी से हुआ। आपको याद रखना है, प्रयोगवाद की जो शुरुआत थी वो 1943 से हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं नई कविता की भूमिका के रूप में। पहले नई कविता के कवि और रचनाएं पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, जो हमारे एग्जाम में सीधा हमें रखी हुई मिलती हैं। क्योंकि DSSS VTGT का एग्जाम आने वाला है, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आने वाली है, और भी KVS DSSB इनके जो एग्जाम हैं ये चल ही रहे हैं। तो इन सभी के लिए वीडियो जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो यहाँ से प्रश्न आपको सीधा एग्जाम में रखा हुआ मिल सकता है। तो नई कविता नाम आगे का दिया हुआ है। आपसे पूछे कि नई कविता जो नाम है ये किसने दिया, तो ये नाम आगे ने दिया। अपनी एक अब आप देखेंगे कि आगे को क्या कहा जाता है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी आगे को कहा जाता है। तो ये नई कविता में भी है और ये प्रयोगवाद में भी है। ठीक है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इस पद का मतलब नई कविता पद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है आगे जी ने किया, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी फरवरी, नए पत्ते जो है एक पत्रिका है, जनवरी फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ये याद रखना है। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। नई कविता की जो वो है, आपको ये याद रखना है। लेकिन नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? 1954 से। और कौन से कवि से? जगदीश गुप्त से। और उनके द्वारा संपादित एक पत्रिका है नई कविता। ये पत्रिका का नाम भी है नई कविता, एक युग का नाम भी है नई कविता। तो यहाँ से जो है नई कविता का आरंभ माना जाता है। जगदीश गुप्त की पत्रिका नई कविता से नई कविता युग का प्रारंभ माना जाता है, जो कि 1954 से शुरू होता है। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 से मानते हैं। अब ये अलग अलग साहित्यकारों ने अपने अपनी तरफ से अलग अलग माना है कि ठीक है। बच्चन ने माना है 1951 से। इसके अनुसार जो है कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रयोगवाद में थोड़ा सा और परिष्कार करके ये नई कविता आ जाती है। और मुक्तिबोध ने लिखा है, नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। अब मुक्तिबोध ने नई कविता के बारे में देखो, बच्चन ने तो अपने ये विचार दिए थे
कि परिष्कृत रूप है प्रयोगवाद का नई कविता। और मुक्तिबोध ने क्या लिखा कि नई कविता जो है वैविध्य में जीवन, वैविध्य मतलब विविधता वाला जीवन के प्रति आत्मचेतस, ठीक है, व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। इन्होंने कहा मुक्तिबोध ने कि नई कविता का जो स्वर है वो एक नहीं है, विविध है, मतलब अलग अलग है। ये बात ध्यान रखनी है। और अब धर्मवीर भारती जी ने नई कविता के बारे में क्या कहा। नई कविता का प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने नई कविता के बारे में लिखा है कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के जो तंग विभाजनों के आधार, कह रहा है कि व्यक्ति या समाज या इसके बारे में या उसके समाज के बारे में या व्यक्ति के बारे में, कह रहा है कि इस प्रकार से इसने विभाजित नहीं किया, बल्कि इस स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को ही मापने का प्रयास किया है। नई कविता ने ना व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया और ना ही समाज को सर्वश्रेष्ठ बताया, इसने दोनों को ही मापने का प्रयास किया। तो ऐसी विचारधारा है धर्मवीर भारती की। अब डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा है। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरना मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित भी किया गया है। ये कह रहा है कि मनुष्य के सभी अनुभवों को संयोजित किया गया है नई कविता के अंतर्गत। ऐसी बात कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा संवेदना, ये जो रचना है आप याद रखना, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की एक रचना है भाषा और संवेदना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है कहीं ना कहीं। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक में, देखो ये इनकी पुस्तक है, नई कविता के संदर्भ में लिखा है, आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है। मतलब रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने नई कविता के बारे में कहा है कि नई कविता के अंतर्गत जो प्रास के रजत पास थे, मतलब जो भी बंधन थे उस कविता के ऊपर, वो सब मुक्त हो चुकी है। नई कविता उन सभी बंधनों से मुक्त हो चुकी है। और अलंकारों की जो उपयोगिता है, मतलब अलंकार काव्य के लिए अब तक के युग में अलंकार जो है काव्य के लिए प्रमुख माने जाते थे, लेकिन नई कविता में अलंकारों की उपयोगिता भी अस्वीकार हो चुकी है और छंद की पायल भी उतर चुकी है। आपको पता है कि छायावादी युग में निराला ने ही छंद मुक्त कविता की बात कह दी थी कि कविता को भी मुक्त करना चाहिए। काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। तो भाषा का प्रयोग जो है वही शेष रह गया था नई कविता के अंदर। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट कर्म है। तो ये आप याद रखना, ये बात है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के। और विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है विजय देव नारायण शाही ने। तो अब जो नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं, जो नई कविता के युग में ही आते हैं, उनकी रचनाओं पर हम तो इन कवियों की रचनाओं पर हम थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। ये कवि हैं नई कविता के अन्य कवि एवं उनके प्रतिनिधि कवि कृतियाँ। नई कविता के अन्य कवि क्यों कहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो नई कविता के कवि थे, जैसे कि अज्ञे है, भवानी प्रसाद मिश्र है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, ये सब हम इससे पीछे की जो प्रयोगवाद की वीडियो थी उसमें हम पढ़ के आ चुके हैं। तो जो बचे हुए कवि थे वो मैंने उनकी रचनाएं यहाँ पर डाल दी हैं। तो दुष्यंत कुमार की पढ़ते हैं, नई कविता से संबंधित है, गजल के प्रवर्तक भी माना जाता है इनको। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा भी जाता है, महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए पवन का बसंत, साए में धूप। तो दुष्यंत कुमार जी सूर्य का स्वागत किया, आवाजों की आवाज करते हुए दुष्यंत कुमार जी सूर्य का स्वागत करते हैं आवाज करते हुए, और जलते हुए पवन का बसंत, क्योंकि सूर्य जो है बसंत को जला रहा है, साए में भी धूप लगने लगी है। तो इस तरीके से आप ट्रिक से कर सकते हैं। और इनमें छोटी छोटी, इनकी ज़्यादा कविताएं नहीं हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो श्रीकांत वर्मा की कौन कौन सी हैं, दिनारंभ, भटका मेघ, माया दर्पण,
जल सागर और मगध बिल्कुल छोटी-छोटी हैं। दिन के आरंभ में ही भटक गया माया, माया के दर्पण में, जल सागर में भी नहीं देख पाया मगध का स्वरूप। श्रीकांत वर्मा जी कहते हैं कि दिन में ही भटक गया माया के दर्पण में देखकर जल सागर, मगध के जल सागर में। आप ऐसे इनको याद कर सकते हैं, लेकिन कवि से जोड़कर जरूर चलें। रघुवीर सहाय की है, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं। ये चारों ही जो हैं महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो रघुवीर सहाय, सहाय सहाय से आप ट्रिक बना लें कि वह असहाय है। सीढ़ियों में जब चढ़ते हैं तो धूप लगता है। आत्महत्या के विरुद्ध, लेकिन वो आत्महत्या भी नहीं करना चाहता। हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं, उस लोग पर जल्दी हंसो लोग उसे भूल गए हैं। तो रघुवीर सहाय ऐसे याद रखना, रघुवीर सहाय से ही। और डॉक्टर देवराज जो है इनकी रचना है इतिहास पुरुष। तो जो डॉक्टर हैं वो तो इतिहास रचते ही हैं। इस तरीके से आप याद रखेंगे। जो मैंने ट्रिक अपनाई थी वही मैं आपको बता रही हूँ। विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण मछली घर, या कि विजय देव नारायण शाही, ये मछली घर है, एक ही रचना है। हरि नारायण व्यास, मृग और तृष्णा, हरि नारायण या कि हरि कृष्ण भगवान जो हैं मृग और तृष्णा के पीछे नहीं भागते हैं। अजीत कुमार का ऐसे ही शुरू हैं, अजीत कुमार ऐसे तो अंकित होने दे और अकेले कंठ की पुकार। राजकमल चौधरी, राजकमल चौधरी, राजकमल कमल कहाँ खिलता है, पानी में, और पानी से क्या चाहता है, मुक्ति चाहता है। तो मुक्ति प्रसंग जो रचना है ये राजकमल चौधरी की है। लक्ष्मीकांत वर्मा, अतुकांत और तीसरा पक्ष, मतलब लक्ष्मीकांत वर्मा जो है अतुकांत बातें करता है, हमेशा तीसरा पक्ष ही सामने रखता है। दो पक्ष तो आपने सुने हैं ना, ये हमेशा तीसरा पक्ष रखता है। कीर्ति चौधरी ने नई कविताएं लिखी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रामदरस मिश्र की बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ। रामदरस मिश्र जो है चिट्ठियाँ डालता है, पक गई है धूप, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ। रणजीत, इतिहास का दर्द, रणजीत, जिसने रण को जीत लिया वही इतिहास के दर्द को जानता है। ये इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आई होप आपको ट्रिक पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं। धूमिल मोस्ट इम्पोर्टेंट, धूल संसद से सड़क तक, यानी कि हमारी संसद से सड़क तक हर जगह क्या पड़ी हुई है, धूल जमी हुई है। लीलाधर जंगूड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। जंगूड़ी का नाटक अभी भी जारी है, जंगूड़ी जारी, जंगूड़ी जारी, जंगूड़ी का नाटक अभी भी जारी है। चंद्रकांत देवताले, दीवारों पर खून से, चंद्रकांता, आपने चंद्रकांता सीरियल एक पहले आता था डरावना सा, तो उसमें वो जासूसी और अय्यारी टाइप का है चंद्रकांता। तो दीवारों पर खून से आपने उसमें छिटे भी देखे होंगे। और बाल स्वरूप राही, नितांत मेरी है। बाल स्वरूप क्या करे, बाल मीन्स बच्चे, वो हर चीज के लिए कहते हैं कि ये चीज नितांत मेरी है। मैंने इसी प्रकार से इनको याद कर रखा था, तो आप भी कर लें। नरेंद्र मोहन इस हादसे में, तो नरेंद्र मोहन इस हादसे में। विजेंद्र की त्रास है, विजेंद्र द्र त्रास, इस तरीके से कर रखा था। ऋतुराज की अंगिरस है, मतलब हर ऋतु को हम अंगीकार करते हैं। और विष्णु चंद्र शर्मा, जो भगवान विष्णु है, आकाश विभाजित है, वो आकाश को विभाजित कर देते हैं, एक इधर और एक इधर, विष्णु चंद्र शर्मा। तो ये थी हमारी कुछ रचनाएं और बहुत ही मैंने ट्रिक से आपको बताई हैं उसी कवि के नाम से जोड़कर, जो कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ज़रूर याद करेंगे और आपको इस प्रकार से याद करने के लिए कोई अन्य ट्रिक भी याद नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जब इससे पीछे भी मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आज हमारा आधुनिक काल भी समाप्त हो गया है, सभी मैंने वीडियो इनके डाल दी हैं। तो जो बच्चे DSSB TGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी एग्ज़ाम की, और टेट वगैरह के कर रहे हैं, तो ये सारे काल वो एक बार बारी बारी अपने नोट्स बना लें और सारी वीडियोस देख लें। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल कविता के विकास क्रम से पूरा हो चुका है। अब हम कल से शुरू करेंगे गद्य के विकास क्रम से, जिसमें हम पढ़ेंगे कहानी, नाटक, उपन्यास वगैरह वगैरह। ठीक है।